red blood cells and disorders. In my previous lecture, I discussed about the classification of anemia. We classified anemia into three major classes. First is blood loss anemia, second is anemia due to increased red cell destruction, and third is anemia due to decreased red cell प्रोडक्शन. इसकी हमने एक एक कॉज डिस्कस की थी, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सो नंबर 1 इज़ एनीमिया ऑफ ब्लड लॉस. एक्यूट ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रॉमा. ठीक है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत एक्यूटली ब्लड लॉस हो तो इट्स साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर ब्लड लॉस. अगर इतना मैसिव ब्लड लॉस है तो इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर शॉक एंड अल्टीमेटली डेथ. बट अगर इतना ज़्यादा लॉस ना हो और पेशेंट सर्वाइव कर जाए इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम लॉस को, तो जितना भी वॉल्यूम लॉस है इट इज़ बेसिकली रिस्टोर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय शिफ्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा. अब जब इतना फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से ब्लड में एंटर हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड के सारे इंडिसेस चेंज हो जाएंगे. ठीक है, रेड सेल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, सीरम जितना भी है, हीमोडाइल्यूशन जिसे हम कहते हैं, दिस विल लीड टू हीमोडाइल्यूशन. मींस कि रेड सेल्स जितने उसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की शिफ्टिंग की वजह से वो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा. अब क्या है कि जब सेल्स थोड़े हैं, रेड ब्लड सेल्स आर इन देयर लेसर अमाउंट, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी उसी तरह से कम हो गई. तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, दिस विल लीड टू हाइपॉक्सिया ऑफ मेजर ऑर्गन्स लाइक किडनी हाइपॉक्सिया. किडनी का हाइपॉक्सिया इट विल बी अ स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. अब एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट्स एक वो सब्सटेंस जो बोन मैरो से सारा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को इन्हांस कर देगा. ये सारा का सारा एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल रहा है ना कि ब्लड लॉस हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से शिफ्ट हुआ, हीमोडाइल्यूशन हुई, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रेड ब्लड सेल्स की कम हुई, दैट विल लीड टू hypoxia of major organs, and kidney hypoxia will lead to erythropoietin. Erythropoietin in turn will stimulate colony forming unit erythroid जो बोन मैरो में है टू प्रोड्यूस मोर एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर. उसे ऑर्डर जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स बहुत थोड़े हो गए, तुम जल्दी जल्दी और ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दो. वो डिवाइड होते रहेंगे और आफ्टर 5 days नई प्रोजनी आ जाएगी रेड ब्लड सेल्स की, बेसिकली रेटिकुलोसाइट्स की. ठीक है, that will appear in peripheral circulation. Initially red blood cells जितने भी आएंगे they were normocytic normochromic, क्योंकि क्या है कि जितने भी प्रोड्यूस हो रहे थे वो ठीक थे. लेकिन जब कंटिन्यूस स्टिमुलस जाता जाएगा, बोन मैरो के ऊपर प्रेशर है कि नहीं और प्रोड्यूस करना है, तो फिर आफ्टर 7 days ब्लड सर्कुलेशन में रेटिकुलोसाइट्स भी आने शुरू हो जाएंगे. रेटिकुलोसाइट्स मतलब कि बोन मैरो के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की अच्छी सी पैकिंग करके बाहर भेजे. वो क्या करेंगे, बस पीछे से प्रेशर आ रहा है, जल्दी जल्दी जो बन रहा है बाहर निकालो, सर्कुलेशन में निकालो. तो वो जब रेटिकुलोसाइट सर्कुलेशन में निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर पता लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा अब बोन मैरो है जो ज़्यादा काम कर रहा है. ठीक है, और पेरिफेरल सर्कुलेशन पे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रेटिकुलोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स में सिर्फ न्यूक्लियस का डिफरेंस है. अदरवाइज़ दोनों का साइज़, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सब कुछ सेम है. लेकिन रेड ब्लड सेल्स ए न्यूक्लियर सेल्स हैं एंड रेटिकुलोसाइट्स में पॉलीक्रोमेटोफिलिक न्यूक्लियाई होते हैं. ठीक है, जो ब्लू स्टेन होते हैं. आप अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में आके देखेंगे इसके रेटिकुलोसाइट्स आपको पेरिफेरल फिल्म में दिखाएंगे. अब नेक्स्ट क्या है कि एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है. देयर इज़ डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, जिसका कंपनसेशन क्या है कि एक सर्ज आएगा, एड्रीनर्जिक हार्मोन्स रिलीज़ होंगे. तो ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज एड्रीनर्जिक हार्मोन्स जितने भी ब्लड वेसल्स, मार्जिनल WBCs का क्या मतलब है कि वो वाले WBCs जो मार्जिन के साथ, ब्लड वेसल्स की मार्जिन्स के साथ जुड़े हुए थे. ठीक है, 3rd ईयर में आप लोगों ने अपने जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर में एक फिनोमेना पढ़ा था, मार्जिनेशन.
मार्जिनेशन क्या होती है कि सर्कुलेशन से निकल के ब्लड सेल की वॉल के साथ चिपक जाना। तो क्या है कि जो मार्जिनल WBCs हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज एड्रीनर्जिक हार्मोन्स दे विल लीव द ब्लड वेसल वॉल एंड एंटर इन जनरल सर्कुलेशन। जब वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो एक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे सेल्स का, दैट विल लीड टू ल्यूकोसाइटोसिस, मीन्स WBCs का इंक्रीज लेवल। और इसी तरह से जब पेशेंट स्टेबलाइज होगा तो प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, प्लेटलेट काउंट विल ऑल्सो इंक्रीज लीडिंग टू thrombocytosis. And next is if the blood loss is into the gut or outside the body, iron loss occur. ये तो सारी चीज़ें थी जो एक्यूट उस पर हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि प्लेटलेट काउंट क्यों ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब एरिथ्रोपोएटिन से पीछे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड को स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जाता है तो साथ प्लेटलेट की प्रोडक्शन को भी स्टिमुलस जाता है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। क्रॉनिक ब्लड लॉस किसी न किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में लाइक अल्सर है वो ब्लीड कर रहा है, एंड गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स इनके ऑब्वियसली क्योंकि होल ब्लड लॉस हो रहा है तो दैट विल लीड टू आयरन डेफिशिएंसी। सेकेंड इज एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन का एनीमिया जिन्हें हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, जिसमें हीमो मीन्स ब्लड और लिटिक ब्लड टूट रहा है, सेल्स टूट रहे हैं। जनरल फीचर्स क्या हैं कि या तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कम हो गया, रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन है, इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोएटिन लेवल जिसमें क्या है कि RBCs कंटिन्यूसली टूट रहे हैं, स्टिमुलस कंटिन्यूस पीछे जा रहा है और इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इंक्रीज डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन एज अ फीचर ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया एंड इंक्रीज सीरम बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड। ये मैं आगे आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या क्या रेज होता है और इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में क्या रेज होता है। खैर, हीम पिगमेंट्स, गॉलस्टोन्स, serum HDL level is high, hypoxia increase will lead to increase erythropoietin and increase erythroid precursors in bone marrow as normoblast and prominent reticulocytosis and peripheral circulation। ये सारे features हैं, इसके causes नहीं है, features हैं basically। Okay, to understand the concept of extravascular hemolysis and intravascular hemolysis, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो फिजियोलॉजिक हेमोलिसिस है, जैसे जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिक डिस्ट्रक्शन है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की वो बेसिकली नॉर्मल पर्सन में वो होती है फेगोसाइट्स में। ठीक है, फेगोसाइट्स मैक्रोफेजेस में विद इन स्प्लीन, लिवर या फिर बोन मैरो में। 3 जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्रोफेजेस फेगोसाइट्स हैं, स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो स्प्लीन का टाइट कॉर्ड्स हैं उनमें से सिर्फ वो वाले रेड ब्लड सेल्स गुजर सकते हैं जो ज़्यादा डिफॉर्मेबल हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनकी मेम्ब्रेन में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, जिनके साइटोप्लाज्म में और उसकी शेप में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो जब रेड ब्लड सेल्स ओल्ड हो जाते हैं या जब उनकी मेम्ब्रेन्स में डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जब वो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके होते हैं, तो दे पास थ्रू द टाइट चैनल्स ऑफ स्प्लीन। वहाँ पर जो साइडों पर मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसाइट मोनोन्यूक्लियर सिस्टम है, वो देखते हैं कि अच्छा ये रेड ब्लड सेल ठीक नहीं है, इसका मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, वो फ़ौरन से उसे इनगल्फ कर लेते हैं और वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। क्यों? क्योंकि ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर हो रही है, ये स्प्लीन में हो रही है, लिवर में हो रही है, बोन मैरो में हो रही है। ठीक है, इसलिए ये इसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर कह रहे हैं। अब नॉर्मल, इट्स जस्ट नॉर्मल, ये फिजियोलॉजिक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव आने शुरू हो गए हैं, डिफॉर्मेबल, लेस डिफॉर्मेबल हैं। लेस डिफॉर्मेबल का क्या मतलब है कि वो उसके
टाइट चैनल्स में से, स्प्लीन के टाइट चैनल्स में से गुजर नहीं पा रहे, या उनके अंदर कोई इंजाइमेटिक प्रॉब्लम है, या उनके मेम्ब्रेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि गुजरते गुजरते उसके ब्लब्स बन रहे हैं मेम्ब्रेन के, या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा है कि जब वो उन चैनल्स में से गुजर रही है तो साइडों के मैक्रोफेजेस ये सेंस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो वो उसको इनगल्फ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये ज़्यादा इनगल्फमेंट शुरू हो जाएगी, ज़्यादा चेंजेस क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में आ रहे हैं, तो दैट विल लीड टू रेड सेल सिक्वेस्ट्रेशन, मींस के वो स्प्लीन में ही, उनके ऊपर चेक पोस्ट पे स्प्लीन में ही उन्हें रोक लिया गया है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस। तो जो भी कॉज है, जो भी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में आ रहे हैं और कौन से इंट्रावेस्कुलर में आ रहे हैं, बहरहाल जो भी कॉज है, जो नॉर्मल फीचर्स हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के, दे आर मैनिफेस्टेड एज एनीमिया, माइल्ड सा जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगाली और लो हेप्टोग्लोबिन लेवल। क्योंकि फेगोसाइट्स जब इतने ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे तो सम हाउ कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन उसमें से एस्केप होगा, सीरम में आएगा, लेकिन सीरम में पहले ही हेप्टोग्लोबिन एक प्रोटीन पड़ी है, वो फ़ौरन से उसे बाइंड कर लेगी, इसलिए जब उसे बाइंड कर लेगी उसे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होने देगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में हीमोग्लोबिन यूरिया या हीमोग्लोबिनीमिया नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक बहुत फीचर डिफरेंट इसका और इंट्रावेस्कुलर का ये है कि इसमें स्प्लीनोमेगाली होती है। ऑब्वियसली जब फेगोसाइट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसके कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाएगा, तो इट विल लीड टू स्प्लीनोमेगाली। और यही है इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में। इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस कॉज चाहे जो भी हो, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, मीन्स के ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं जो रेड ब्लड सेल्स की एंटीजेंस के साथ जाके कंबाइन करें। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजरी, मीन्स के कोई ऐसा ट्रॉमा रेड ब्लड सेल्स को होना शुरू हो गया, जैसे कार्डियक ट्रॉमा, वेल्व्स, डिफेक्टिव वेल्व्स के ऊपर से गुजर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कोई थ्रोम्बोटिक नैरोइंग हुई है ब्लड सेल्स की, उधर से रेड ब्लड सेल्स गुजर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजरी हो रही है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स लाइक मलेरिया है, फैल्सीपैरम और टॉक्सिक फैक्टर्स जो क्लॉस्ट्रीडियल सेप्सिस में बेसिकली होते हैं। ठीक है, बहरहाल कॉज चाहे जो मर्जी हो, फीचर्स आर कि ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट में इंजरी, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में डैमेज हो रहा है, एक चीज़। दूसरी बात अब क्या होगी कि जब वेस्कुलर कंपार्टमेंट में डैमेज है तो एनीमिया भी होगा, जॉन्डिस भी होगा, हीमोग्लोबिनीमिया, क्योंकि क्या है कि जितना भी हीमोग्लोबिन टूटेगा, हेप्टोग्लोबिन उसे बाइंड तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन एट सर्टन पॉइंट हेप्टोग्लोबिन की कैपेसिटी भी जवाब दे जाएगी। तो क्या है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़, फ्री हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, जब यही फ़िल्टर होके किडनी के टिब्यूल्स में से पास करेगा तो किडनी के टिब्यूल्स उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है कि जब वो रीनल टिब्यूल्स में से पास होगा तो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, हीमोग्लोबिन को, हीम पोर्शन को अलग, ग्लोबिन पोर्शन को अलग, लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी रीएब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अप टू सर्टेन लिमिट है। तो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जब रीएब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा तो इट विल लीड टू हीमोग्लोबिन यूरिया, मीन्स यूरिन में निकलना शुरू हो जाएगा। हीमोसिड्रिन यूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया। अब और एक चीज़ है मेट हीमोग्लोबिनीमिया, रेड ब्राउन कलर्ड यूरिन ड्यू टू मेट हीमोग्लोबिन। इसका क्या मैकेनिज़्म है कि जब ब्लड में फ्री हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, हेप्टोग्लोबिन उसे बाइंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन हेप्टोग्लोबिन की भी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इसको बाइंड करने के लिए। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि फ्री हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दैट विल लीड टू ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज होके मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री हीमोग्लोबिन। तो जो मेट हीमोग्लोबिन है दैट विल इम्पार्ट ब्राउन कलर। तो जब वो मेट हीमोग्लोबिन किडनी में से पास होगा तो अप टू सर्टन लिमिट एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन जितना भी है और आ रहा है तो उसने यूरिन में एक्सक्रीट होना है, दैट विल लीड टू मेट हीमोग्लोबिन यूरिया। तो अब एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर के फीचर्स में देखें कितना ग्रॉस डिफरेंस है।
कि उसके कितने माइल्ड से सिम्टम्स हैं और इसके कितने प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। ठीक है। एनीमिया, जॉन्डिस, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिड्रिन यूरिया एंड लो हेप्टोग्लोबिन लेवल। जॉन्डिस का क्या मैकेनिज्म है? लिवर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा हीम पोर्शन को। ठीक है, ग्लोबिन को किडनी ने पकड़ लिया, उसने बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, जो हीम पोर्शन है वो लिवर के पास जाएगा। लिवर उसको कोशिश करेगा दोबारा अपने पोर्शंस में कैटाबोलाइज करने की। तो हीम किससे बना था? उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? बिलीरुबिन का लेवल रेज होना शुरू हो जाएगा। बिलीरुबिन, एक चीज़ याद रखनी है कि इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होगा। पहले लिवर उसे बाउंड करने की कोशिश करेगा, वो बड़े आराम से उसको इंटेस्टाइन्स तक पहुंचा के फिर वो सारी रिसाइकलिंग करने की कोशिश करेगा, बट अप टू सर्टन लिमिट जब लिवर की भी कैपेसिटी जवाब दे जाएगी तो दैट विल लीड टू जॉन्डिस। एक्सेस बिलीरुबिन होगा तो पिगमेंट गाल स्टोन्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक फीचर्स बहुत डिस्टिंग्विशिंग, इसमें कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं हो रही। ठीक है बेटे, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस पे आपको कभी भी कोई नोट नहीं आएगा कि आपने इसके ऊपर ऐसी क्यों लिखे या ये वो, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम जितने भी एनीमियाज़ पढ़ेंगे तो उसमें हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि इस एनीमिया में एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है। तो ये चीज़ आपके माइंड में खुद क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के क्या फ़ीचर्स हैं, और अगर किसी एनीमिया में हम लिखते हैं कि हाँ इसमें इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाएगी तो आपका माइंड फ़ौरन सेट हो जाना चाहिए कि अच्छा इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के क्या फ़ीचर्स हैं। अभी तक हम लोग एनीमिया को समझने के लिए सिर्फ हम टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने मेन एनीमियाज़, मेन क्लासेस पढ़नी शुरू करनी है। इट्स जस्ट लाइक एक चीज़ ब्लड को करने के लिए इसके सिनेरियोज़ को सॉल्व करने का एक ही रूल है, या इसको याद करने का एक ही रूल है कि हर एनीमिया की आपने 3 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एक, उसकी रूट कॉज कि क्या वजह है कि वो एनीमिया हो रहा है। ठीक है, जब भी मैं आपको कोई भी एनीमिया डिस्कस करूँगी तो मैं ये 3 चीज़ें आपको पॉइंट आउट करूँगी, क्योंकि 4th ईयर में बेटा पैथोलॉजी का इतना लोड है, इतना एक्सेसिव बर्डन है कि आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने का इतना टाइम नहीं मिलता, और इसका भी आप जितना मर्जी याद कर लो आपको प्रॉफ में उस तरह से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो इसको 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक, रूट कॉज कि क्या वजह है उस एनीमिया की। सेकंड, उसकी बोन मैरो की क्या पिक्चर होती है। थर्ड, उसकी पेरिफेरल फिल्म की क्या पिक्चर होती है। ये 3 चीज़ें आप हर एनीमिया की याद कर लो तो आपको इसको इतने बड़े बड़े चीज़ों को रट्टे मारने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स इकट्ठे कर रहे हैं कि हमने आगे एनीमियाज़ को पढ़ना है, तो जब ये वर्ड आएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होती है तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि व्हाट इज़ एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस। मेरा बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि मैं इस लेक्चर में आगे भी और एनीमियाज़ कवर करूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको स्प्लिट करके आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सारी कंसेप्ट बनाने वाली चीज़ें, एक दफ़ा आपका इस माइंड में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका एनीमियाज़ का, तो ये आपको फाइनल ईयर हाउस जॉब तक ये चीज़ें याद रहेंगी, और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।